पापा, वो घटिया इंसान मेरे पीछे पड़ गया कि ये अपनी अम्मा को दो जाके मेरे फोन नहीं उठा रही है। तुमने हमें मार डाला जीते। एक बागी बदवार हो गए तुम, बर्बाद हो जाओगे तुम। माशरे के बारे में मुझे मत समझाओ, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। लड़कियों के वालिद नौमान अहमद हयात और वो इनकी जिम्मेदारी उठाने से भी इनकारी नहीं। तुम्हारे बाप ने धक्के दे के तुम दोनों को घर से निकाल दिया होगा। क्या वालिदैन की सिर्फ जिम्मेदारियां ही हैं, कोई हुकूक नहीं है? क्या औलाद के पास एक कानूनी हक है कि वालिदैन को सिर्फ अपनी जाती जरूरतों के लिए इस्तेमाल किया जाए? मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, सेक्शन 199 के तहत दायर की गई साइनी दरखास्त की फरियादी दो मासूम लड़कियां हैं, दो बेटियां, जिनकी मां ने उन्हें वो मोहब्बत और शफकत देने से इनकार कर दिया जो हर औलाद का हक होता है। योर ऑनर, ये कहानी मासूम सज्जल और मावरा की कहानी है, जिनकी मां ज़ारा अंसारी माली तौर पर मुस्तकम होने के बावजूद उनकी कफालत से इनकार करती है। क्या लड़कियों के वालिद हयात नहीं हैं या फिर वो अपनी जिम्मेदारी निभाने से इनकारी हैं? नहीं योर ऑनर, लड़कियों के वालिद नौमान अहमद हयात हैं और वो इनकी जिम्मेदारी उठाने से भी इनकारी नहीं है। इनकी जिम्मेदारी उठाने की खातिर ही वो आज रोजगार की तलाश में मुल्क से बाहर है। वालिद के बैरून मुल्क जाने से पहले लड़कियां ददियाल में किसके साथ रहती थी? योर ऑनर, बच्चियां तो वालिद के साथ ही रहती थी क्योंकि दादी और दादा का तो इंतकाल हो चुका है। लेकिन योर ऑनर, वालिद के बाहर होने के बावजूद वो अपनी बेटियों की जिम्मेदारियों से गाफिल नहीं है। लड़कियां अब भी जिस फ्लैट में मुकीम है, नौमान अहमद उस फ्लैट का 6 माह का एडवांस किराया अदा कर चुका है और उनके अकाउंट में कुछ पैसे डिपॉजिट भी कर गया है। लेकिन योर ऑनर, क्या ये सब कुछ काफ़ी है? नहीं योर ऑनर, हमारे इस मुआशरे में जवान लड़कियों का तन्हा मसाइब से मुकाबला करना इंतहाई मुश्किल और दुश्वार है। कोई भी जवान लड़की इस मुआशरे में अकेले ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। इसीलिए योर ऑनर, नौमान अहमद ने बैरून मुल्क जाने से पहले अपनी साबका बीवी से कहा था कि वो उसकी बेटियों को अपने पास रख ले या फिर खुद उनके साथ उसके फ्लैट में रह ले। लेकिन जब ये दोनों लड़कियां अपने माँ के दर पर पहुंची तो इनकी माँ ने इंतहाई संग दिली का मुजाहरा करते हुए साफ इनकार कर दिया। ओके, जस्ट जेंटलमैन, थैंक यू, कम इन। तुम दोनों मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो? यकीनन तुम्हारे बाप ने धक्के दे के तुम दोनों को घर से निकाल दिया होगा, इसलिए तुम लोगों को अपनी माँ याद आई। क्यों आई हो यहाँ पर? मम्मा, हम आप पर बोझ बनने नहीं आए, हमें आपकी शफकत, आपके सहारे की ज़रूरत है। शफकत, सहारा कहाँ था उस वक्त जब तुम्हारा बाप मुझे तलाक दे रहा था? कहाँ थी तुम दोनों उस वक्त? चुपचाप खड़ी होकर मेरी बर्बादी का तमाशा देख रही थी। क्यों नहीं बोली उस वक्त? मम्मा, आप तो जानती हैं इस माशरे में हम अकेली लड़कियां कहाँ जाएंगी, कुछ तो ख्याल करें मम्मा। इस माशरे के बारे में मुझे मत समझाओ, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। 1.5 साल हो गया है तुम्हारे बाप से मुझे अलग हुए। इस माशरे को अकेले फेस किया है मैंने, इज्जत कमाई है, दौलत बनाई है अपने और अपने बाप के बलबूते पे। तुम्हारे बाप का उसमें एक ढेरा नहीं लगा। मुझे अब तुम लोगों की ना परवाह है और ना ही ज़रूरत, समझे तुम लोग? मम्मा, पापा का कारोबार ठप हो गया है और वो अमेरिका जा रहे हैं और उनके अलावा हमारा कोई नहीं है। जानती हूँ बहुत अच्छी तरीके से, वो अपनी नई नवेली दुल्हन को लेके अमेरिका जा रहा है ऐशी करने। तुम्हारी जो नई माँ है ना,
वो बहुत अक्लमंद औरत है। वो समझ चुकी है तुम दोनों को कि जो अपनी सगी माँ की नहीं हो सकी तो वो मेरी क्या होगी। तुम दोनों आस्तीन में पड़ने वाली नागने हो। मेरे घर में तुम दोनों की कोई जरूरत नहीं है और ना ही मुझे तुम लोगों की परवाह है। आइंदा अगर मेरे घर या मेरे ऑफिस के गेट पे भी आई ना तो गार्ड से कह के तुम दोनों को इतने जूते पड़वाऊंगी कि तुम्हारी शक्ल तुम्हारा बाप भी नहीं पहचान सकता। गेट लॉस्ट। पर मम्मा सुने। कुछ नहीं सुना मुझे, ऐसे दफा जाओ। हेलो, क्या नोमान अहमद और उनकी साबका बेगम ज़ारा अहमद के दरमियान ये बात तय हुई थी कि तलाक की सूरत में लड़कियां किसके पास रहेंगी? योर ऑनर, क्या इस सवाल का जवाब मैं दे सकती हूँ? इजाजत। थैंक यू सर। योर ऑनर, जिन हालात में ज़ारा साहिबा को तलाक दी गई थी उस वक्त बच्चियों के बारे में तो सोचा ही नहीं। ज़ारा साहिबा पर बदनामी के लेबल्स लगाए गए, उन्हें घर से धक्के देकर निकाल दिया गया। और जिस वक्त मेरी क्लाइंट के साथ ये जुल्म और सितम किया जा रहा था उस वक्त बच्चियों के दिल में माँ के लिए मोहब्बत नहीं उठी, माँ की ममता के लिए उनका दिल नहीं दुखा। योर ऑनर, उस वक्त बच्चियों ने भी बाप का साथ दिया और कहा कि वाकई में हमारी माँ बदकिरदार है और इस कदर खुद गर्जी का सबूत दिया और कहा कि अगर आप जैसी औरत के साथ हम रहेंगे तो कल को हमारे रिश्ते कैसे हो पाएंगे। ज़ारा, अब मुझे अपनी औलाद और तुम में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। मैं तुम्हें तलाक नहीं, ऐसी बात कर रहे हैं नौमान आप। एक गलतफहमी की बिना पे आप मुझे छोड़ रहे हैं। गलतफहमी? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इस उम्र में आप मुझे तमाशा बनाएंगे। तमाशा तो तुमने हमें बनाया, पूरे खानदान में, पूरे मोहल्ले में तुमने तमाशा बनाया। माशरे में क्या मुंह दिखाऊंगी मैं? शौहर ने इस उम्र में तलाक दे दी जवान बेटियों का साथ था जब। अरे मुआशरे का इतना ही ख्याल होता तुम्हें तो शादीशुदा होने के बावजूद अफेयर न चलाती। ऐसा कुछ भी नहीं किया, सबने कोशिश क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, सब झूठे हैं? मेरी बहन की लड़कियां, मोहल्ले वाले, बस आप ही सच्ची है। तमीज रखो, कुछ याद रखो। मार मैं तुम्हारी। मत हाथ लगाना मेरी बेटी को, मत हाथ लगाना। मार डालो मुझे। अरे तुम्हें क्या मारे हम? तुमने हमें मार डाला जीते जी। जान से मार दो पर तलाक का धब्बा मत दो। अब मेरे पास कोई गुंजाइश नहीं बची, कोई गुंजाइश नहीं बची मेरे पास। जब मेरी बड़ी बेटी हो समझाओ ना। अगर आपको हमारी इतनी परवाह होती ना तो ऐसी शर्मनाक हरकतें ना करती। मुझे तो सोचते हुए भी घिन आती है अम्मी। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं नहीं जानती हूँ ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तुम्हारे साथ वो हो रहा है जो तुमने बोया वही काट रही हो तुम। गुनाह करना गुनाहों की सजा भुगत रही हो, अपनी बेटियों से दूर मत करे मुझे। बस 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 ज़ारा, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मत करे, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। आसमान से हिल जाता है तलाक के नाम से। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। निकल जाओ मेरे घर से। तमाशा पर ही खड़ी देखती रही हो तुम खुद बन के अपने बाप का। अगर ये आपको तलाक नहीं देंगे तो आगे जाके हमसे कौन शादी करेगा? एक आवारा माँ की बेटियों से। तमाशा बना दिया मेरी बेटियों ने मेरा। निकल जाओ, तुम्हारा मनहूस साया मैं अपनी बेटियों पे नहीं पढ़ने दूंगा। जाओ यहाँ से। माफी कभी भी। एक माँ की बदुआ दोगे तुम, बर्बाद जाओगे तुम, खुश नहीं रहोगे तुम लोग भी। जाओ जाओ, माफ कर दो भी, जाओ निकलो यहाँ से, जाओ। अव्वल तो कानूनी तौर पर किफालत की जिम्मेदारी वालिदा पर आयद होती हुई है, और दूसरी बात यह है योर ऑनर कि क्या वालिदैन की सिर्फ जिम्मेदारियां ही हैं, कोई हुकूक नहीं है? क्या औलाद के पास एक कानूनी हक है कि वालिदैन को सिर्फ अपनी जाती जरूरतों के लिए इस्तेमाल किया जाए? योर ऑनर, इस केस में यही हो रहा है। योर ऑनर, वकील साहब की ये दोनों क्लाइंट्स मावरा और सज्जद, इन्होंने अपनी माँ के साथ बहुत ही खुदगर्जी का सलूक किया है।
अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करने या जरर पहुंचाने की नियत के बगैर उसकी मौत का बाइस बनता है तो उसका ये फेल कत्ल खता में शुमार होगा और ऐसा शख्स दियत का पाबंद होगा। अलबत्ता पाकिस्तान पीनल कोड की दिफा 319 के तहत उसे कैद की सजा भी दी जा सकती है, जिसकी मुद्दत 5 साल तक हो सकती है। योर ऑनर, वकील साहब की ये दोनों क्लाइंट्स मावरा और सज्जद, इन्होंने अपनी मां के साथ बहुत ही खुदगर्जी का सलूक किया है। जब वालिदा की जरूरत नहीं थी तो उससे मुंह फेर लिया। आज जब जरूरत पेश आई तो वालिदा को कोर्ट में घसीट लाए कि हमारा हक है, हमें हमारा हक दिया जाए। योर ऑनर, इज दिस फेयर? योर ऑनर, आमना कबीर साहिबा ने जज्बात की रूह में बहकर खुद ही हकीकत से पर्दा उठा दिया। मेरे क्लाइंट्स ये मामला अदालत में नहीं लाना चाहते थे, लेकिन जब आमना कबीर साहिबा ने मौजूद छेड़ ही दिया है तो फिर मुझे कहने दें। नौमान अहमद ने अपनी बीवी ज़ारा अंसारी को सिर्फ और सिर्फ इसलिए तलाक दी कि वो अपनी औलाद को बदकारी के असरात से महफूज रखना चाहता था। तो क्या आज आपकी क्लाइंट्स के वालिद ये बात मानने के लिए तैयार हैं कि उन्होंने मेरी क्लाइंट पर झूठा इल्जाम लगाया था और वो खातून एक शरीफ खातून है, इसीलिए वो बच्चियां आज उनके सुपुर्द करने को तैयार हैं? जी नहीं योर ऑनर, वो बच्चियां आज अपनी माँ के दर पर सिर्फ इसलिए गई क्योंकि वो मजबूर है। आज उनके सर पर कोई सरपरस्त नहीं, उनका कोई सहारा नहीं, उनका कोई निगरान नहीं। वो बच्चियां बहुत मजबूर हैं और ये बदकिरदारी का इल्ज़ाम झूठा नहीं है, इसके तो दर्जनों शवाहिद मौजूद हैं। साहब, ये दरवाजे के पास से मिला है और इस पर बाजी का नाम लिखा हुआ है। मम्मा के नाम? जरा दिखाओ मुझे। देख बेटा, पढ़। मेरे नाम का खत दिखाओ मुझे। कह रहे पढ़ रही हूँ ना मैं। डियर ज़ारा, मैं फवाद। याद है तुम्हें पिछले हफ्ते हम पार्क में मिले थे, तुम ब्लैक सूट में बहुत खूबसूरत लग रही। नुमान, मैं नहीं जानती कि फवाद कौन है, इसमें बकवास है ये। पढ़ लूं मैं पूरा। तुमने मुझे अपना नंबर भी दिया था, वो मुझसे मिस हो गया। इस हफ्ते मिलो तो अपना नंबर देती जाना। गुड बाय। कौन है ये फवाद और किसको नंबर दे रही हो? नहीं जानती मैं कौन है फवाद, आप इस पे यकीन करेंगे? अच्छा, ये सब झूठ था, मगर ये झूठ तो नहीं था ना कि पिछले हफ्ते आपने ब्लैक सूट पहना था और शाम में आप बाहर भी गई थी। हाँ, मैंने ब्लैक सूट पहना था, मैं बाहर गई थी। और फवाद, आप जानते हैं मैं शॉपिंग करने गई थी, वापसी में कितना सारा सामान लेके आई थी। तुम ऐसे कैसे देख रही हो मुझे? तुम्हें यकीन नहीं अपनी माँ पर? सामान तो तुम लाई थी, मगर गई किसके साथ थी? किस तरह की बातें कर रहे हैं? मैं अकेले गई थी। ये मैं क्या सुन रही हूँ? मेरी दोस्तें आपके बारे में तरह तरह की बातें बना रही हैं। तुम भी सुन के आ गई, बकवास कर रही है। हाथ पे रहो अपनी, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा मैं। उसका मुंह मत तोड़, तेरा मुंह मैं तोड़ दूंगा। बस कर दीजिए। शर्म आती है तो मैं अपनी माँ कहते हुए। योर ऑनर, वो घर सिर्फ नौमान अहमद का नहीं था, ज़ारा अंसारी का भी था। योर ऑनर, अपने शौहर का कारोबार बचाने के लिए, अपना घर कायम रखने के लिए इस औरत ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, किसी को एहसास है? वो करोड़ों का घर जो वो जहेज में लेकर आई थी, वो प्लॉट, वो गाड़ी जो उसके वालिद ने उसे तोहफे में दी थी, वो भी कुर्बान कर दी उसने कि किसी तरह से ये घर, इस घर की खुशी बच सके। ये तमाम कुर्बानियां बेईमानी थी और क्योंकि उसने अपनी रविश नहीं बदली, ना ही उसको अपनी जवान बच्चियों की फिक्र थी, ना ही जमाने, और आखिरकार पानी सर से ऊपर चला गया। जी हाँ, और उस सैलाब में डूबी मेरी क्लाइंट की इज्जत, उसकी कुर्बानियां, उसका इसार, अपने तमाम तरह से इस औरत ने कुर्बान कर दी। उसके बदले क्या मिला उसे? रुसवाई, बदनामी का लेबल, एक पुरसुरार खतूत का अंबार लग गया और उस पर बदकिरदारी का लेबल लगा दिया गया। अपने ही घर में रहते हुए वो कैदे तन्हाई का शिकार होगी, बेटियां उससे नफरत करने लगी, उसका शौहर उससे दूर हो गया। और फिर एक रोज योर ऑनर,
क्या बात है नोमान, कुछ परेशान है? कोई बात नहीं, और तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे क्यों नहीं फिक्र होगी आपकी? बीवी हूँ मैं आपकी। आपकी तबीयत मुझे सही नहीं लग रही, मैं फ़ोन करती हूँ। बस ठीक है, कोई जरूरत नहीं। आखिर हुआ क्या है, कुछ तो बताएं मुझे आप। ज़ारा, मुझे कारोबार में बहुत सख्त नुकसान हुआ। हमने तो बैंक से भी लोन लिया हुआ था, बर वक्त अदा नहीं कर सके, सारा पैसा डूब गया। तो नोमान अब क्या होगा? होना क्या है, कंपनी नीलाम होगी, इसकी भी परवाह नहीं है मुझे। परेशानी की बात तो यह है कि अगर मुझ पर मुकदमा बन गया तो मुझे चंद सालों की जेल हो सकती, फिर हमारी बच्चियों का क्या होगा। मगर ये सब बातें मैं तुमसे क्यों क्या? जाओ तुम यहाँ से, जाओ। क्योंकि मैं आपकी बीवी हूँ, सुख दुख की साथी हूँ मैं आपकी। नोमान, आपको याद है ना, पापा ने शादी के मौके पर 2 करोड़ रुपए मुझे गिफ्ट दिए थे। वो अभी तक मेरे अकाउंट में वैसे के वैसे रखे हुए हैं, तो आप उसे इस्तेमाल कर लीजिए। अगर ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे पैसे मैं क्यों लूं? क्यों जिद कर रहे हैं? मेरा पैसा भी तो आपका ही पैसा है। आप उसे बिजनेस में लगा देंगे तो मुझे इस बात की बहुत खुशी होगी। बस आप मेरे साथ अभी चलें बैंक, मैं आपके अकाउंट में फ़ौरन ट्रांसफ़र कर दूंगी उसे। चलें, उठें। योर ऑनर, अगर ज़ारा अंसारी एक बदकिरदार औरत होती और अपने शौहर के साथ बेवफा होती तो वो उससे खुला ले लेती, लेकिन उसने तो अपना घर बचाने के लिए अपने तमाम असासे अपने शौहर के नाम ट्रांसफर कर दिए थे। वाह अम्मा कबीर साहिबा, क्या दलील पेश की है आपने। अगर ज़ारा अंसारी ने ऐसा किया भी तो कौन सा कमाल कर दिया। इस मुल्क की हर औरत ऐसी कुर्बानियां देती है। इस मुल्क की हर बाकिरदार औरत जो अपने शौहर के साथ बावफा हो वो ऐसी कुर्बानी दे सकती है। और योर ऑनर, मेरी क्लाइंट ने एक मर्तबा फिर ऐसी ही कुर्बानी। सब फिर इकट्ठे हो गए। ज़ारा को लगा जैसे खुशियां लौट आई हों। वो एक मुद्दत बाद मुस्कुराई, मगर उस मुस्कुराहट की उसे भारी कीमत अदा करनी थी। 2 करोड़ की रकम भी नोमान के कारोबार को संभाल नहीं सकी। ज़ारा के पास एक प्लॉट था, वो भी उसकी नजर हुआ, और फिर नंबर आया उस गाड़ी का जो कुछ वर्ष पहले उसके वालिद ने गिफ्ट की थी। और मुकम्मल कंगाल होने के बाद आखिर में बारी आई उस करोड़ों के घर की। उसके अंदर की शफीक माँ ने फैसला करने में 1 मिनट नहीं लगाया, उसने वो घर भी नोमान के नाम कर दिया। योर ऑनर, ज़ारा अंसारी की जिंदगी तो एक तमाशा बन चुकी थी। कभी उस पर बदकिरदारी का इल्जाम लगाया जाता और कभी उससे रकम का तकाजा किया जाता। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 411 के तहत अगर कोई शख्स कोई जायदाद नाजायज तरीके से हासिल करता है तो उसे 3 साल तक कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। योर ऑनर, ज़ारा अंसारी की जिंदगी तो एक तमाशा बन चुकी थी। कभी उस पर बदकिरदारी का इल्जाम लगाया जाता और कभी उससे रकम का तकाजा किया जाता। और योर ऑनर, वो परेशान हाल औरत अपना घर बचाने के लिए, अपने शौहर का दिल जीतने के लिए हर तरह की कुर्बानी देती गई। इन्हीं हालात में एक मर्तबा फिर पुरसुरार खतूत का सिलसिला जारी हो गया। अम्मी, अम्मी, क्या है ये? क्या हो गया सज्जन? क्या है ये आखिर? क्या हुआ क्या, मुझे तो बताओ। पापा, वो घटिया इंसान मेरे पीछे पड़ गया कि ये अपनी अम्मा को दो जाके मुझे फोन नहीं उठा रही हो। कौन खबीस, बताओ मुझे। कौन खबीस? आपसे बेहतर कौन जानता है उसे? वही इनका आशिक फवाद। कौन फवाद? मैं नहीं जानती हूँ फवाद को। किस तरह की बातें कर रही हो तुम सज्जन? जो कह रही हूँ ना, मैं सच कह रही हूँ। समझाए ना, किस तरह की बातें कर रही है ये? यकीन नहीं आता तो ये खत देखें जो वो आपके लिए दे कर गया है। पढ़ो पढ़ो। क्या हुआ?
क्यों हो गई? बताएं पापा को। इसमें लिखा है, डियर ज़ारा, तुमने तो कहा था कि तुमने घटिया और कमजोर शौहर से तंग आ चुकी हो और उससे बहुत जल्द तलाक ले लोगी। अब मुझसे ये दूरियां बर्दाश्त नहीं होती। मुझे दो, मुझे तो ये मुझसे अब ये दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही। अगर तूने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तेरी बच्चियों को उठा लूंगा। मुझे ये मेरे लिए नहीं है, मैंने जान दिया। ज़ारा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस हद तक गिर जाओगे। मान, मैं नहीं जानती ये फवाद कौन है। ज़रा समझाओ अपने पापा को। तुम्हारी मनुष्यत इस बच्ची पर भी पड़ सकती। नुमान, ऐसा मुझे अब कुछ सोचना पड़ेगा। नुमान, आप ऐसा वैसा कुछ मत सोचिए। बस करें ये ड्रामा। मेरा बाप शरीफ इंसान किस तरह झेल रहा है आपको। उनकी जगह मैं होती ना, कब का तलाक देके घर से निकाल देती। तो समझो, माँ को समझो, ये सब झूठ है सर। मैं सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। अगर मेरे माँ बाप ने मेरी अच्छी तालीम और तरबियत ना की होती ना, तो मैं कब का तुम्हें जमीन में जिंदा दफन कर देता। चल बेटा, तू उधर चल। नुमान, मेरी बात तो सुने। योर ऑनर, ज़ारा अंसारी के साथ आज तक जो कुछ होता रहा है वो एक सोची समझी स्कीम का हिस्सा था। योर ऑनर, नोमान ने जब ज़ारा की सारी रकम और जायदाद हथिया ली तो बहुत आसानी से उस पर बदकिरदारी का लेबल लगाकर उसे घर से निकाल दिया, उसे तलाक दे दी। मेरी क्लाइंट ज़ारा बहुत गिड़गिड़ाई, बहुत मिन्नत समाजत की कि अगर घर टूट रहा है तो कम से कम उसकी बेटियां उससे ना छीनी जाएं। लेकिन बेटियां, वो भी बाप की तरह खुदगर्ज साबित हुई। और क्योंकि अब ज़ारा अंसारी के पास फूटी कौड़ी नहीं रही थी, इसलिए बेटियों की खुदगर्जी ने भी सर उठाया। उनको भी नजर आ रहा था कि उनका ऐशो आराम तो इस वक्त वालिद के साथ है, इसलिए उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया कि ऐसी बदकिरदार औरत के साथ हम रहना गवारा नहीं करेंगे, हम तो अपने शरीफ वालिद के साथ रहेंगे। लेकिन योर ऑनर, जिस शख्स ने अपनी वफाशुआर बीवी की कुर्बानियों का एहसास नहीं किया, उसकी वफा के बदले में उसको रुसवाई दी, उसे अपनी बेटियों की कदर कैसे हो सकती थी? पहले उसने अपनी बीवी की तमाम जायदाद हथियाई और वो तमाम रकम मुल्क से बाहर ट्रांसफर की, और फिर अपनी बेटियों की जिम्मेदारी से जान छुड़वाकर अब मुल्क से बाहर भाग गया। और इन्हीं हालात में इन दोनों बेटियों की खुदगर्जी भी एक दफा फिर जागी, क्योंकि उन्हें मालूम हो चुका था कि ज़ारा अंसारी एक मर्तबा फिर माली तौर पर मुस्तहकम हो गई है। अपनी माँ से मोहब्बत और शफकत लेने नहीं, इस जायदाद पर नजर रखकर दोबारा उनके पास गई। और जब ज़ारा ने उनकी पुरानी नफरत का जवाब आज अपनी बेरुखी से दिया तो ज़ारा को अदालत में घसीट लाई। योर ऑनर, अगर मान भी लिया जाए कि आमना कबीर साहिबा का हर लफ्ज हकीकत पर मबनी है, तो फिर यह सवाल पैदा होता है योर ऑनर कि इनकी क्लाइंट को 1.5 साल गुजर जाने के बाद ये गड़े मुर्दे उखाड़ने का ख्याल क्यों आया? अपनी प्रॉपर्टी हथियाए जाने के बावजूद वो खामोश क्यों बैठी रही? वकील साहब, ये गढ़े मुर्दे उखाड़ने का सिलसिला तो आपकी क्लाइंट्स ने शुरू किया है, जबकि हकीकत ये है योर ऑनर कि वकील साहब की दोनों क्लाइंट्स मावरा और सज्जल को इस बात का एहसास हो चुका है कि उनके वालिद उन्हें हमेशा के लिए छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि नोमान अहमद को एक और साहिब हैसियत खातून मिल चुकी है ना, जिससे वो शादी करके बैरून मुल्क जा चुके। ये झूठा इल्ज़ाम है। मेरी दूसरी वालदा बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। वो बहुत शरीफ खातून है और वो हमें मजबूरी में छोड़कर गई है। ऑर्डर ऑर्डर, आपने जो कुछ कहना है कटेरे में आकर कहें। मेरी दूसरी वालदा बहुत अच्छी खातून है और सच तो ये है कि पापा से शादी करने से पहले उन्होंने हम दोनों से बाकायदा इजाज़त ली थी और घर का किराया, 6 महीने का खर्चा वो भी उन्होंने ही दिया था।
आंटी, आप कह रही थी कि पापा को कुछ बात करनी है। हाँ सज्जल, नौमान, आप इन्हें बता देना, समझदार बच्चियां हैं और मुझे यकीन है कि हम कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। हाँ बेटा, ना जाने किसकी हमारे घर को नजर लग गई, सारा कारोबार ठप होकर रह गया। अब तो ये घर भी बिकेगा, इसके सिवा कोई चारा नहीं। तो फिर हम कहाँ जाएंगे पापा? मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी सगी माँ नहीं, मगर तुम दोनों मुझे अपनी सगी औलाद से भी बढ़कर। अमेरिका में मेरी एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, उसे फरोख्त करके इतना सरमाया जरूर आ जाएगा कि नौमान दोबारा से कारोबार कर सकेंगे। मगर एक मसला है। मसला? वो क्या? उस प्रॉपर्टी पर मुकदमा चल रहा है और उस मसले को हल करने के लिए मेरे बच्चे, मुझे और नौमान को कुछ महीनों के लिए अमेरिका स्टे करना पड़ेगा। और हम कहाँ रहेंगे? बेटा, मुझे भी तुम्हारी फिक्र खाई जा रही है। मैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, मगर इमिग्रेशन में टाइम लग जाएगा। ऐसा ना हो कि वहाँ की जायदाद भी हमारे हाथ से निकल जाए। तुम दोनों का ही तो सोच सोच कर मैं परेशान हो रही थी, मगर मेरे दिमाग में अभी इसका हल आया। पता है, पहले मैं जिस फ्लैट में रहती थी ना, वहाँ के लैंडलॉर्ड बड़े ही नफीस हैं और वो मेरे दूर के रिश्तेदार भी हैं। तो मेरे बच्चों, वो तुम लोगों को बिल्कुल अपनी औलाद की तरह रखेंगे। ये सही। हम यूँ करते हैं कि 6 माह का एडवांस उनको दे देते हैं और कुछ रकम भी उनके अकाउंट में डाल देते हैं। बस बेटा, चंद माह की बात है, जब प्रॉपर्टी बिक जाएगी तो फिर हम एक साथ हो जाएंगे, सब अच्छा हो जाएगा। मगर पापा, अगर प्रॉपर्टी नहीं बिकी फिर क्या होगा? फिर तो हम मम्मा के पास भी नहीं जा सकते। नहीं बेटा, ये नौबत नहीं आएगी। अगर प्रॉपर्टी नहीं बिकी ना, तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस आ जाऊंगा। अरे हम रूखी सूखी खा लेंगे, मगर तीनों एक साथ होंगे। तीनों क्यों? मैं अमेरिका जाती इनका इमिग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करवा दूंगी, और वैसे भी इनकी एज 18 से ज्यादा है, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। हाँ बेटा, सही कह रही हो। मगर मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ मेरे बच्चे। हम हर मुश्किल का सामना एक साथ मिलकर करते हैं। और फिर बदकिस्मती से अमेरिका जाने के बाद हालात ने पापा का साथ नहीं दिया, और फिर हमारे पास माँ से मदद मांगने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। और फिर कौन सा बड़ा मुतालबा किया है हमने, अपना हक ही तो मांगा है। वाह, आपको अपना हक तो बहुत अच्छी तरह से याद है, लेकिन औलाद के कुछ फराइज भी होते हैं। माँ की खिदमत, माँ की इज्जत, वो बात जहन में नहीं आई। और दूसरा, अपनी आंखें खोलिए, ये सारा आपके वालिद ने ड्रामा रचाया है, झूठा ड्रामा। अमेरिका मुलाजमत के लिए नहीं गए, आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर गए हैं वो। आप मेरे वालिद पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं। झूठा इल्जाम नहीं लगा रही मैं आपके वालिद पर। योर ऑनर, हमारे पास एक गवाह है, नौमान साहब का साबिक मुलाजिम अनवर, तो इस बात की गवाही देगा कि नौमान साहब अमेरिका अपनी बच्चियों को हमेशा के लिए छोड़कर गए। गवाह को पेश किया जाए। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 315 के तहत अगर कोई शख्स इरादतन किसी हथियार या किसी फेल से किसी को जिस्मानी या जहनी नुकसान पहुंचाए जो इसकी मौत का सबब बने, तो उसे कत्ल शुबे अम्द का मुर्तकिब करार दिया जाएगा, जिसकी सजा 14 साल तक हो सकती है। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम अनवर अली। इस घर में कितने अरसे से मुलाजमत कर रहे हो? 10 साल से 6 साल। मुलाजमत छोड़ने की वजह क्या थी? नुमान साहब के अमेरिका जाने से पहले उन्होंने मेरा सारा हिसाब किताब करके फिर वो चले।
बताओ तुम क्या कहना चाहते हो? जैसा मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि उस दिन मैं सफाई कर रहा था। नोमान, मुझे ना तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो। तुम्हें याद है कि शादी से पहले मैंने क्या डिमांड की थी? कि ये दोनों बच्चियां यहाँ नहीं रहेंगी और मैं इनके साथ हरगिज यहाँ नहीं रह सकती। बस अब मुझे नहीं पता, तुम जल्दी इनका कोई अलग इंतजाम करो बस। थोड़ा सा सब्र करो, रिश्ते तय हो जाएंगे, उनकी शादियां हो जाएगी तो फिर अपने घर की हो जाएंगी। वाह, अच्छा रिश्ता, शादियां। नोमान, अच्छे रिश्ते इतनी आसानी से नहीं मिलते और अब पता नहीं कितना इंतजार करना पड़ेगा। मैं बता रही हूँ, अगर ये दोनों लड़कियां यहाँ रही ना तो मैं अपने बच्चे लेकर यहाँ आ जाऊंगी, समझे तुम? तो फिर तुम ही बता दो मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम वही तरीका क्यों नहीं अपनाते जो अपनी पहली बीवी से जान छुड़ाने के लिए अपनाया था? क्या मैं अपनी बेटियों पर झूठा इल्जाम लगाऊं जैसा मैंने ज़ारा पर लगाया था? शर्म आनी चाहिए। अरे नहीं नोमान, मैं ये कब कह रही कि तुम अपनी बच्चियों पे गंदा इल्जाम लगाओ। अरे भाई, तुम कारोबार में घाटे का बहाना भी तो लगा सकते हो। ये घर फरोख्त कर दो, हम दोनों तो निकल जाएंगे अमेरिका। और वैसे भी तुमने अपनी बीवी को लूट के अच्छा खासा माल तो जमा करके रखा है, तो वहां जाके कोई बिजनेस कर लेना, हम तो भाई वहीं सेटल हो जाएंगे। वैसे तुमने बात अच्छी की है। तुम एक काम करो, कागजात तैयार करवाओ, मैं किसी अच्छे वकील से बात करता हूँ। और तुम्हारे कान हमारी बातों पे लगे रहते हैं। तुम्हें कहा था ना चाय बनाने के लिए लगना, जाओ दफा हो, जो चाय बना के लाओ। मजीद कुछ बताना चाहते हो अदालत? नहीं जज साहब। ठीक है, बैठ जाओ। जी वकील साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सर। आमना साहिबा ने नोमान अहमद साहब को उनकी बेटियों की नज़र में गिराने के लिए चाल तो बहुत अच्छी चली और मगर अफसोस इस गवाह की कोई अहमियत नहीं, क्योंकि ये सरासर झूठ बोल रहा है। अगर ये हकीकत से वाकिफ था तो इसने मेरी क्लाइंट्स को पहले से आगाह क्यों नहीं किया? योर ऑनर, अनवर ने अदालत के सामने झूठा बयान नहीं दिया और अनवर के बयान की तस्दीक के लिए हमारे पास एक वीडियो फुटेज भी मौजूद है जो पहले से अदालत में जमा करवा दी गई है। वीडियो? कैसी वीडियो? जी वकील साहब, हमारे पास एक वीडियो मौजूद है जिसको देखकर मालूम होगा कि नोमान अपनी बेटियों के साथ झूठ बोलता रहा है और योर ऑनर मेरी क्लाइंट ज़ारा पर भी झूठे इल्जामात लगाता रहा है। योर ऑनर, ये वीडियो उस वक्त बनाई गई थी जब ज़ारा को अपनी बेटियों की तरफ से एक नोटिस मौसूल हुआ और वो मेरे कहने पर अपने साबिका शौहर से मिलने गई और उस वक्त उन्होंने ये खुफिया तौर पर वीडियो बनाई थी। सर, ये वीडियो अदालत में पहले ही जमा करा दी गई थी। तुम यहाँ क्यों आ गए? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं आऊँ यहाँ पर? मैं तुमसे हर चीज़ वापस लेने आई हूँ। ये घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस जो तुमने मुझसे धोखे से हथियाया था। धोखा? कैसा धोखा? तुमने अपनी मर्जी से हर चीज मेरे नाम की, कागजात मौजूद हैं, उन पर तुम्हारे दस्तखत भी मौजूद हैं। हाँ, किया तुम्हारे नाम, सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया जब तुम मुझसे ये झूठ बोलते रहे कि तुम्हें तुम्हारे बिजनेस में घाटा हो रहा है। और मैं बेवकूफ़ बनती रही सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मैं बदकिरदार नहीं हूँ, एक वफादार बीवी हूँ। तुम्हारे नाम सब कुछ करती गई, आंखें बंद करके तुम पे अंधा एतमाद करती रही, बेवकूफ़ बनती रही तुम्हारे हाथों में। और उसका सिला मुझे क्या मिला? 3 अल्फाजों का तोहफा तलाक की सूरत में तुमने मुझे वो दिया। तलाक की वजह भी तुम्हारी बदकिरदारी थी, और अगर औलाद की इतनी फिक्र है ना तो उठा लो उनकी जिम्मेदारी, उठा लो। वो तुमने साबित किया कि मैं बदकिरदार औरत हूँ। डैडी सही बोलते थे कि तुम आस्तीन में पलने वाला वो सांप हो जो एक दिन मुझे डसेगा, और तुमने वही किया। खैर, कट बी शॉर्ट, जो कुछ हुआ भूल जाते हैं, एक डील करते हैं। कैसी डील? डील ये कि तुम ये साबित करो, तुम ये प्रूफ दो जो तुमने मुझे बदनाम कर दिया कि मैं बदकिरदार नहीं हूँ।
खास तौर पे अपनी बेटियों के सामने साबित कर सकते हो? बदकिरदार तो तुम थी ही नहीं, क्योंकि ये बात मैं जानता हूं। वो खत भी मैं ही भेजता था तुम्हें बदनाम करने के लिए। तो तुम ये चाहती हो कि ये सारी बातें मैं बेटियों के सामने बोलूं? तो कभी भी नहीं, मर कर भी ये नहीं हो सकता। तुम चाहती हो कि बेटियां तुम्हारे साथ रहें और मुझसे नफरत करें? ऐसा नहीं हो सकता। और तुमसे शादी करने का मकसद सिर्फ ये जायदाद हासिल करना था। तुमसे मैंने कभी भी मोहब्बत नहीं की। मोहब्बत तो मैं सिर्फ हिना से करता था, करता हूं और करता रहूंगा। तुम एक घटिया, एक गिरे हुए इंसान हो। तुमने अभी साबित कर दिया है। तुम अपनी जिंदगी से तो मुझे निकाल चुके हो। अब मैं तुम्हारी बेटियों का बोझ कभी नहीं उठा सकती। योर ऑनर, अनवर के बयान और इस कैमरे की फुटेज से ये बात साबित होती है कि नोमान मुसलसल अपनी दोनों बेटियों को गुमराह करता रहा है। उन दोनों बच्चियों को उनकी वालिदा के खिलाफ भड़काता रहा। तीनों के दरमियान नफरत पैदा की गई और योर ऑनर ये अपनी साबिका बीवी ज़ारा पर झूठे इल्जामात लगाता रहा है। योर ऑनर, नोमान का मकसद सिर्फ ज़ारा की दौलत हथियाना था। ये ना तो अपनी बीवी की जिम्मेदारी उठाना चाहता था और ना ही अपनी बच्चियों की। और जब इसने ज़ारा की तमाम दौलत अपनी अय्याशियों की नज़र कर दी तो फिर इसने एक दूसरी साहिबे हैसियत औरत को तलाश किया और उससे शादी करके ये बैरून मुल्क हमेशा के लिए चला गया है। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट के साथ ये सरासर ज़्यादती है। इसकी ज़िंदगी का तमाशा बनाया गया, इसको बदनाम किया गया, मुआशरे में रुस्वा किया गया, इसकी माँ की ममता को ठेस पहुंचाई गई, इसकी बेटियां इससे दूर कर दी गई, इसकी बेटियों के दिल में इसके लिए नफरत पैदा की गई, शोहर का सहारा छीन लिया गया। योर ऑनर, ज़ारा अंसारी गमों से परेशान हाल औरत, टूटी हुई बिखरी हुई औरत। इसने अपने बाप के सहारे के जरिए जब दोबारा अपने पांव पर खड़े होने की कोशिश की तो नोमान अहमद ने एक मर्तबा फिर इसकी जिंदगी में तलातुम लाने की कोशिश की। वो दो बच्चियां जिनके नान नफके की जिम्मेदारी दरअसल नोमान अहमद की है, उन दोनों बच्चियों की जिम्मेदारी भी इसने ज़ारा पर डाल दी। योर ऑनर, हकीकत तो यह है कि ज़ारा अंसारी हमेशा से अपनी दोनों बच्चियों से प्यार करती है। आज भी उसके दिल की ममता अपनी दोनों बच्चियों के लिए मध्यम नहीं हुई। योर ऑनर, ज़ारा अंसारी सिर्फ अदालत के सामने अपनी बेटियों को ये बात समझाना चाहती थी कि उनके दरमियान सिर्फ जानबूझकर गलतफहमी पैदा की गई, उनके दिल में जानबूझकर नफरत पैदा की गई और दो बच्चियों को उनकी माँ से दूर किया गया। तुम पापा की साजिश का शिकार हो गए, सच को पहचान नहीं सके। हाँ मम्मा, हम उनके झूठ में अंधे हो गए थे। आप भले हमें कबूल ना करें लेकिन हमें माफ कर दो मम्मा। मिस ज़ारा, अदालत आपकी जज्बात की कदर करती है। आपने जो कुछ कहना है कटोरे में आकर कहिए। जी मिस ज़ारा, क्या आप इन दोनों बच्चियों को अपने साथ रखना पसंद फरमाएंगी या फिर अदालत इनके लिए अलग से शेल्टर होम का बंदोबस्त करेगी? जी, मैं इनको अपने साथ रखना चाहूँगी। मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि मेरी बेटियों को कोई तकलीफ हो। बस मैं ये चाहती थी मेरी बेटियों को इस बात का एहसास हो जाए कि इनका बाप गलत है। इनकी माँ एक वफाशुदार बीवी है, एक अच्छी माँ जिसकी ये कदर नहीं कर रही थी अपने बाप के बहकावे में। जब ये मेरे खिलाफ हो गई थी, मैं टूट गई थी, मेरी दुनिया बिखर गई थी। लेकिन मैं इनसे आज भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। मेरा प्यार कम नहीं हुआ, कभी कम नहीं होगा इनके लिए। मेरी औलाद मेरी जिंदगी। वकला की बहस और पेश किए गए शवाहिद की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम नोमान अहमद ने दौलत की लालच में आकर अपनी साबका बीवी और दोनों बेटियों को न सिर्फ धोखा दिया
बल्कि अपनी जिम्मेदारी से भी राह फरार इख्तियार की। लिहाजा यह अदालत मुल्जिम नोमान अहमद को इस बात का पाबंद करती है कि वो अपनी दोनों बेटियों मावरा अहमद और सजल अहमद को नान नुफरे की मद में मुबलिग 1 लाख रुपए माहाना देने के पाबंद होंगे। और यह अदालत हुकूमत पाकिस्तान से भी इस बात की अपील करती है कि वो बैरून मुल्क से नोमान अहमद को लाने के फौरी तौर पर इंतजाम करें। अदालत बर्खास्त की जाती है। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।